वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? ग्रेट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ज्योति, सौरव, मणि कुमार, राहुल, सुबोध, संजय, कीरत, सुधीर, राहुल, ज्योति मलिक, ऑल गुड। पूनम, ईशा, सुरजीत दास। So what we are discussing about? बिल्कुल लवकेश बेटा कहीं से भी देख सकते हो, है ना। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू, और यू कैन कैरी आउट विद दिस टॉपिक टू, है ना, एज यू विश। नो एनी इम्पैक्ट। वेरी गुड। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जिस टॉपिक पर, वो था हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार बताइए। वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग इंटरनेट में, इंटरनेट का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी, है ना। जब हम ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं या नेटवर्क के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, जो हमें ग्लोबली कनेक्ट करती है। फिर हम लोगों ने इंटरनेट के बाद यह भी डिस्कशन किया कि पहला सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर चलता है वो कौन सा है? ब्राउजर। पहली वेबसाइट जिस पर हम सर्च करते हैं वो कौन सी है? सर्च इंजन, जहां सर्चेस की जाती हैं। अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स पर बात हुई, अलग अलग तरीके के सर्च इंजन पर बात हुई, अलग अलग कंपनीज पर बात हुई कि कौन सी कंपनीज ब्राउजर बनाती हैं, कौन सी सर्च इंजन बनाती हैं, ओपन सोर्स ब्राउजर क्या होता है और कौन कौन से हैं, है ना। इस पर भी डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी डिस्कशन किया कि सर्च इंजन में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, इन टर्म्स पर भी फोकस किया। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है, इस पर भी फोकस किया कि इंटरनेट का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, इंट्रानेट का मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर जो इंप्लॉइज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। और जब एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैसा नेटवर्क है? तो वो प्राइवेट, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का है, शेयर होल्डर्स के बीच का है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। फिर हम लोगों ने यह भी डिस्कशन किया कि तीन तरीके के वेब होती हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब वो जो हम और आप एक्सेस कर सकते हैं, जो हम सर्च कर सकते हैं और हमें मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सरफेस वेब, जो कि 4% है, 4% है पूरे ग्लोबल नेटवर्क का। सरफेस वेब का मतलब वो जो हमें बहुत आसानी से गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर मिल जाए। क्लियर है? बिल्कुल। दूसरा हमारा क्या था? डीप वेब, यानी वो जो कि इजिली अवेलेबल नहीं है, जो कि प्रोटेक्टेड है, जैसे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन डीप वेब है, जो भी रिसर्च पेपर्स हैं वो डीप वेब है, या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी क्या है? डीप वेब। डार्क वेब की बात करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग किस पर आ जाते हैं? इलीगल एक्टिविटीज पर। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, जहां टॉर ब्राउजर का यूज हो रहा है, जहां पर डक डक गो जैसे सर्च इंजन का यूज हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डार्क वेब। और इसी पर हम लोग चर्चा करनी शुरू कर चुके थे। यानी सरफेस वेब क्या है? एवरीथिंग यू सी ऑन द सरफेस ऑफ द इंटरनेट, जो भी हमें इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है, व्हेन गोइंग ऑनलाइन फॉर्म दी सरफेस वेब, जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं आसानी से चीजें मिल जाती हैं, उसे बोलते हैं सरफेस वेब। विच कंप्राइजेस जस्ट 4% ऑफ द इंटरनेट, जो पूरे इंटरनेट का कितना है? 4% ही है। क्या आप कुछ भी डालते हैं तो आपको मिल जाता है इंटरनेट पर, गूगल पे? जी हां, लेकिन वो सिर्फ 4% है। बाकी जितना नहीं मिलता, दैट इज 96% कवरेज ऑफ द डीप वेब एंड द डार्क वेब। यस। सर्च इंजन सरफेस वेब में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? गूगल का यूज कर सकते हैं, बिंग का यूज कर सकते हैं, या याहू का यूज कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, फेसबुक पे जो भी हम सर्च करते हैं सरफेस है,
यूट्यूब पर जो हम करते हैं मिल जाता है, सरफेस है, विकिपीडिया है, रेगुलर कोई भी वेबसाइट है ना, जैसे कोई भी न्यूज पेपर वाली वेबसाइट है या कोई भी वो वेबसाइट जिसके द्वारा हम लोग फॉर्म्स फिल करते हैं, क्या है ये, दैट इज कॉल्ड अ सरफेस वेब। एंड बेसिकली एवरीथिंग दैट वी कैन सी ऑन दी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो भी हमें सर्च करने पर मिल जाए वो क्या है, सरफेस वेब। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? वैशाली बेटा एक बार फिर से रिकनेक्ट हो, एक बार बैक जाकर फिर से आइए, माइट बी सम नेटवर्क इश्यू फ्रॉम योर एंड। चलो आगे अगर बढ़े सरफेस वेब के, तो दूसरा क्या है, डीप वेब। ठीक, डीप वेब क्या होता है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा डीप वेब वो है जो हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अगर हमें किसी के बैंक इंफॉर्मेशन मिल जाए या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाए तो क्या वो सिक्योरिटी रीजन से गलत है? जी हां, इसीलिए डीप वेब पर्सनल होता है। ठीक, जैसे द डीप वेब रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द इंटरनेट नॉट फुली एक्सेसिबल थ्रू द स्टैंडर्ड सर्च, जो कि हमें सर्च इंजन पर नहीं मिलता, गूगल पर नहीं मिलता, याहू पे नहीं मिलता, बिंग पर नहीं मिलता। यानी जिस भी सर्च इंजन पर हम सर्च करेंगे क्या ये इंफॉर्मेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। दैट इज कॉल्ड अ डीप वेब। पेजेस दैट वर नॉट इंडेक्स, इन पेजेस को इंडेक्स ही नहीं किया जाता है। फ्री फॉर सर्विस, जैसे नेटफ्लिक्स, कई बार हमें पेड करना पड़ता है। यस, कई बार चीजों को एक्सेस करने के लिए हमें पेड करना पड़ता है। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवीज अगर आपको चाहिए तो क्या सर्च करने पर मिल जाती है? नहीं। लेकिन क्या जब उनको आप पेमेंट करते हैं तो मिल जाती है? यस। तो कह रहा है ये फी फॉर सर्विस है, ये अपने सर्विस के लिए क्या लेता है, चार्जेस लेता है। प्राइवेट डेटाबेस, जैसे ड्रॉप बॉक्स, पेपाल, प्राइवेट डेटाबेस का मतलब इन पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा तभी आप इनको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इस डीप वेब का ही एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड डार्क वेब। क्या डार्क वेब डीप वेब का ही एक हिस्सा है? हां, प्राइवेट करते करते इतना प्राइवेट कर दिया कि इलीगल चले गए, दैट इज कॉल्ड डार्क वेब। ओटीटी क्या होता है, अनु सिंह पूछ रहे हैं। ओटीटी का मतलब ओवर दी टॉप, यानी जितनी भी वेब सीरीज आती हैं वो सब कहां पर आती हैं बताओ? अमेजोन पे आप देख सकते हैं वेब सीरीज को। कई सारी ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप, जैसे हॉटस्टार क्या है, ओटीटी है। तो आजकल क्या मूवीज ज्यादातर सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही आ रही हैं। धीरे धीरे जितना भी आपका टीवी है, टेलीविजन है, सिनेमा है ना, वो खत्म हो रहा है। हाँ, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है। आजकल जितने भी आप मैचेस देखते हैं आईपीएल, है ना, वो ज्यादातर सब किस पे शिफ्ट हो गए हैं? ये सब किस पे शिफ्टिंग हो रही है धीरे धीरे? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, कि आप पे करिए तब आपको एक्सेस मिलेगा, है ना। पहले के समय में देखो दूरदर्शन पे मैचेस आ जाया करते थे, फिर नॉर्मल आप लोगों ने डिश टीवी लगवाई, वहां पर आते थे। लेकिन अब तो ओटीटी सब्सक्रिप्शन ही आपको, जियो हॉटस्टार, है ना, ओटीटी है, नो डाउट। समझ में आया? तो कह रहा है डीप वेब क्या है, जो हमें फ्री ना मिले वो डीप वेब है, या जो कि बहुत प्रोटेक्टेड हो वो है डीप वेब। यस। बिटकॉइन क्या है, डार्क वेब है। क्यों? बिटकॉइन क्या लीगली परमिटेड है? नहीं, इलीगल है। क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं क्या गवर्नमेंट के द्वारा परमिटेड हैं? नहीं। क्या इसमें सेंडर और रिसीवर का कोई पता चलता है? जी नहीं, है ना। तो ये इलीगल माना जाता है जितना भी। लेकिन क्या इस पर जो टैक्स होता है वो लीगल है? यस। गवर्नमेंट कहती है तो ये इलीगल, लेकिन इस पर जो भी टैक्स अप्लाइड है, जो भी इनकम हो रही है आपको बिटकॉइन से, उस पर पैसा दे देना, यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इलीगल है ये भी कह रहे हैं, लेकिन अगर जो इनकम कर रहे हो तो उसका पेमेंट कर देना, भले ही वो इलीगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस। तो ये है आपका डीप वेब, जो आगे चलकर क्या बन गया, डार्क वेब। ये रहा। इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट दैट इज नॉट इंडेक्स बाय द कन्वेंशनल सर्च इंजन, क्या इसको भी इंडेक्स किया जाता है? नहीं। जैसे डीप वेब को इंडेक्स नहीं किया जाता गूगल पर या सर्च इंजन पर,
इसको भी इंडेक्स नहीं किया जाता। इसके लिए ब्राउजर कौन सा यूज होगा? नॉर्मल ब्राउजर नहीं, टॉर ब्राउजर, जी हां, सर्च इंजन डकडकगो। इट इंक्लूड्स रैंसमवेयर, यहां पे फिरौती ली जाएगी, है ना, रैंसम ली जाएगी। बिटकॉइन सर्विसेज, बिटकॉइन का प्रयोग इलीगल है। फाइनेंसिंग एंड फ्रॉड, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड, वो सब क्या है? डार्क वेब है। इलीगल पोर्नोग्राफी और टेररिज्म, आतंकवाद, ये सब डार्क वेब की कैटेगरी में ही आ रहा है। पहला है रैंसमवेयर। क्या होता है रैंसमवेयर, कोई बताएगा मुझे? रैंसम का मतलब होता है रिश्वत, और वेयर का मतलब होता है पहना हुआ। जो रिश्वत को ओढ़े हुए है या जो रिश्वत को पहने हुए है, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। जैसे आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन पे कोई अटैक हुआ, और उस अटैक होने से क्या हुआ? आपकी जितनी भी फाइल्स या फोल्डर थे आपके मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में, वो लॉक हो गए, ऑटोमेटिक उनमें ताला लग गया। अब जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं उस फाइल या फोल्डर पे, एक मैसेज आ रहा है, क्या? इफ यू वांट टू एक्सेस दिस फाइल और अ फोल्डर, पे रुपीज इतने बिटकॉइन, इतने बिटकॉइन ट्रांसफर कर दीजिए इस लिंक पर, तब इस फाइल या फोल्डर को ओपन करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आपने क्या किया? बिटकॉइन जब ट्रांसफर करे तब वो फाइल और फोल्डर ओपन हो गए। क्या ये रिश्वत नहीं है? रिश्वत ही तो है। कोई रिश्वत लेता है तो क्या होता है? कोई किडनैप करता है तो क्या बोलता है कि इतने खोखे मुझे दे दो, है ना, 1 करोड़ रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, तब जाकर इस बंदे को मैं छोड़ूंगा, वरना तो ये किडनैप हो गया है, हाईजैक हो गया है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है? आपके फाइल्स और फोल्डर को ताला लगा दिया जाता है, और इसके बदले जो है वो पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन पैसे अगर अकाउंट में मांगेंगे तो क्या पकड़े जाएंगे? यस। किस में मांगते हैं? बिटकॉइन में मांगते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का एक अलग वॉलेट होता है। बिटकॉइन का वॉलेट जो होगा उसमें पता ही नहीं चलेगा कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, पता ही नहीं चल रहा है ना। आरबीआई तो वहां पर गवर्न कर नहीं रही है, कोई गवर्निंग बॉडी तो है नहीं बिटकॉइन के केस में या क्रिप्टो करेंसी के केस में जो गवर्न कर रही हो। पता ही नहीं चलेगा पैसा जा कहां रहा है, पैसा आ कहां रहा है, लेकिन मिल जाएगा सामने वाले को। तो ये पावर है रैंसमवेयर की। लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है कि सर मान लीजिए कि मेरे कंप्यूटर में अगर हैक हुआ, किसी ने मेरे फाइल या फोल्डर को ब्लॉक कर दिया, या मेरे मोबाइल फोन में किसी फाइल या फोल्डर को ब्लॉक कर दिया, तो मैं इतने पैसे क्यों दूंगा? सवाल है या नहीं? क्योंकि आपके मोबाइल फोन में क्या है? इमेजेस हैं, सीवी होगी, कुछ वीडियो होंगे, कुछ गाने होंगे, कुछ पीडीएफ होगी, कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ पढ़ाई वाले वीडियोस होंगे, यही होंगे ना। कुछ मार्कशीट्स होंगी, कुछ आधार कार्ड के फोटो होंगे, कुछ पैन कार्ड होगा, यही होगा ना। तो आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल फोन पर अटैक होगा भी नहीं। किसके होगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, टाटा, अंबानी, इनके डेटा की वैल्यू है और इनके पास पैसे भी हैं। आपके अगर मोबाइल फोन में ये हैक कर लेंगे तो आप क्या कहेंगे? पूरा ले लो, फोटो लिए, वीडियोस भी ले लो, सीवी भी ले लो, मूवी भी ले लो। जब आपने इनके लिए पैसे दिए ही नहीं तो आप पैसे देंगे क्यों इनको ओपन करने के लिए, है ना। तो आप तो कहेंगे पूरा मोबाइल भी फॉर्मेट कर दो, सब बंद कर दो, तब भी नहीं देंगे। ऐसे ही है ना। तो इनको पता है कि किसके कंप्यूटर पर ये अटैक करना है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या वो पैसे देंगी? जी हां, उनके लिए डेटाबेस की वैल्यू बहुत है ना। वो चल ही डेटाबेस पर रही हैं, और उनकी फाइल्स और फोल्डर और कंप्यूटर लॉक अगर कर दिया तो वो कंपनी चलेंगी नहीं। वो पैसे देंगी करोड़ों के करोड़ों रुपए, है ना। आप तो 10 रुपए भी नहीं देने वाले अगर कोई लॉक हो गया तो। यस। तो ये है रैंसमवेयर का पूरा खेल। बिटकॉइन सर्विसेज, ये भी डार्क वेब में, हाँ, क्योंकि जितने भी अटैक होते हैं, चाहे रैंसमवेयर हो या वायरस कोई भी, है ना, वो सब पैसे किसके थ्रू मांगते हैं? बिटकॉइन के थ्रू, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। फाइनेंसिंग एंड फ्रॉड, जितना भी फ्रॉड है, लेन देन है, जैसे अगर आप आईफोन खरीदते हैं वाया क्रिप्टो करेंसी, तो आप कीमत निकाल लीजिए, कुछ 5-10 हजार रुपए में मिल जाता है ना। क्रिप्टो करेंसी की कीमत बता रहा हूं मैं वहां पर, लेकिन वो इलीगल है, हर कोई कर नहीं सकता। वैसे आपको 80,000 90,000 का पड़ेगा,
और वही आप क्रिप्टो करेंसी के केस में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 5 से 10,000 रुपए तक मिलता है, लेकिन वो इलीगल है। तो कह रहे फाइनेंसिंग और फ्रॉड यहां बहुत होएगा, इलीगल पोर्नोग्राफी होगी, टेररिज्म आतंकवाद होगा, है ना। तो ये सब किसका हिस्सा है? डार्क वेब का। क्या ये बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। देखो इन तीनों को समझने के बाद में अब अगला आता है इंटरनेट पर, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। क्या होता है ये यूआरएल? इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर वही बात, सरकार डार्क वेब को बैन क्यों नहीं करती? बम बनते, बताओ, बम बनाए जाते हैं, बिकते हैं, बैन क्यों नहीं करती सरकार? क्यों कहती है कि ये गोले बारूद बने ही ना? बंदूक की गोलियां अगर बनेंगी ही नहीं तो कोई मरेगा ही नहीं। सोचो, है ना, कितने सारे मर्डर हो जाते हैं, तलवारें बने ही ना। सही तो है, क्यों बने? अगर ये बनेंगे ही नहीं, अलाउड ही नहीं है यूज करना, तो कितना बढ़िया है बताओ। लेकिन हर कोई जेब में दबंग बने, है ना, पिस्टल ताने खड़ा हुआ है, बढ़िया फोटो खिंचा रहा है, सेल्फियां खिंचा रहा है, वीडियो बना रहा है ना। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तो फैशन सिंबल है। बंद तो किसी चीज को किया ही नहीं जा सकता। बंद कैसे कर देगी सरकार? सरकार खुद ही टपका देती है लोगों को, है ना। गाड़ियां पलट जाती हैं, कहते हैं पलट गई, हमारी नहीं पलटेगी तो किसकी पलटेगी, है ना। तो बंद करना इज नॉट अ सोल्यूशन। हम कैसे उसको यूज करते हैं, है ना। हर चीज के देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है ना पर्सन के ऊपर। इसीलिए तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और वो भी राइट डायरेक्शन में, है या नहीं। अब आप कहें कि सर रील्स बनाना गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, क्योंकि रील से बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, कितना खराब है या नहीं है? फिर वही बात, वहां से अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी है। तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों है। ये तो हमें चूज करना है ना एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। यस, चलो। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे क्या बोला जाता है शॉर्ट में? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे www.facebook.com क्या है? यूआरएल है। www.gmail.com क्या है? यूआरएल है। तो यूआरएल का मतलब कोई भी एड्रेस या वेबसाइट का पता, दैट इज कॉल्ड अ यूआरएल। अब यूआरएल में कितने पार्ट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो किसी भी यूआरएल की शुरुआत किससे होती है? पहला क्वेश्चन, एनी यूआरएल स्टार्ट्स विद व्हाट? तो आंसर है प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद www होगा दूसरे नंबर पे, जिसे बोलते हैं सब डोमेन। क्या ये www हम यूज करें या नहीं करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर हम यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिक यूज होगा, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? सब डोमेन। गूगल क्या है? वेबसाइट का नाम। फेसबुक भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, NIC भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है वेबसाइट। तो गूगल क्या है? वेबसाइट या कंपनी का नाम। और कंपनी का नाम क्या कहलाता है? डोमेन। कॉम क्या है? टॉप लेवल डोमेन। .com भी हो सकता है, इंडिया के केस में .in भी हो सकता है, एजुकेशन वेबसाइट पे .edu भी हो सकता है, USA के केस में .us भी हो सकता है, .in, .edu, है ना, .com, ये कुछ भी हो सकता है। तो कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल। अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो कॉम हो गया, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है .in हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कि किसी भी यूआरएल को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटोकॉल की, HTTP। फिर आगे कॉलन लगा हुआ है, हैश लगा हुआ है जो पाथ बताता है। पाथ का मतलब कि HTTP के बाद कहां जाना है? www के पास। फिर कहां जाना है? डोमेन के पास। फिर कहां जाना है? टॉप लेवल डोमेन के पास। तो ये अंदर जाने का रास्ता है, इसलिए लगा दिया गया हैश। फिर www क्या है? सब डोमेन। गूगल क्या है? डोमेन। और कॉम क्या है? टॉप लेवल डोमेन।
इसका मतलब जो कंपनी का नाम होता है वो डोमेन होता है। और क्या डोमेन को परचेस किया जाता है? तो आप जानते होंगे कई सारी वेबसाइट है जैसे GoDaddy, इसके थ्रू जाकर हम डोमेन को परचेस कर लेते हैं कि ये google.com गूगल का हो गया, अब वहां से ये इसको परचेस कर लेता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब ये डोमेन का बिजनेस भी होता है। कैसे? सोचो, जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, किसी ने सोचा होगा कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर .com इस वेबसाइट को खरीद लिया, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट के नाम को खरीद सकते हैं और खरीदने पर वो आपको 100, 200, 300 रुपए की मिलती है नॉर्मली। लेकिन अगर मैंने उसको खरीद लिया तो क्या मैं उस पर अपनी बिड लगा सकता हूं? हाँ, मैं उस यूआरएल को बेच सकता हूं 10,000 में भी, 20,000 में भी, 30,000 में भी। अगर सामने वाले की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको खरीद लेगा। कुछ समझ में आया आपको? जैसे कोई नया नया स्टार बना मार्केट में, है ना, अब हमें पता है कि ये बंदे में जान है, इस नाम से एक वेबसाइट खरीद लेते हैं। तो www.xyz.com उसके नाम से इस डोमेन को खरीद लिया मैंने। लेकिन जब मैं पहली बार डोमेन खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा? 200-300 रुपए का, इवन 80 रुपए तक भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं खरीदने के बाद उस पर बिड भी लगा सकता हूं कि ये मैंने खरीद लिया, अब ये मेरा है। अगर कोई मुझसे खरीदना चाहता है तो मैं इसके 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा। समझ में आया? मैंने खरीदा कितने में? 100 रुपए में। मैं बेच कितने में रहा हूं? 1 लाख में। ये तो बहुत कम कीमत है। 50-50 लाख में भी डोमेन बिकते हैं, सोचो। लेकिन इसके लिए ढेरों डोमेन लेकर खरीद के रखने पड़ते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये आगे जाके डोमेन चलेगा तो मैंने खरीद लिया। फ्यूचर में अगर वो चीज हिट करी और जिसका वो कंपनी थी, अगर उसने वो डोमेन सर्च किया तो वो हजारों में मिलेगा उसको। ये कहानी है डोमेन की। क्लियर है? समझ में आ गई? तो इसके लिए विजन स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। मार्केट में ये चीज होना चाहिए कि आगे चलकर ये टर्म फेमस होगा, और अगर ये टर्म फेमस होगा तो करोड़ों के मालिक आप बन जाएंगे रातों रात, है ना। लाइक शेयर मार्केट ही है, लेकिन ये तो हिट एंड ट्रायल है। जरूरी थोड़ी ना कि सारे टर्म फेमस हो, है ना। हिट एंड ट्रायल है, लक मैटर करता है यहां पर। ठीक, नेक्स्ट देखो, यूआरएल। यूआरएल में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, जरा ध्यान से सुनो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। यूआरएल के कितने मेन कंपोनेंट्स होते हैं? 2, एक प्रोटोकॉल और दूसरा रिसोर्स नेम। यहां हमने देखा था कि कई सारे कंपोनेंट हैं, प्रोटोकॉल भी है, सब डोमेन भी है, डोमेन भी है, और टॉप लेवल डोमेन भी है। लेकिन मेनली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका यूआरएल? 2 पार्ट्स में, एक प्रोटोकॉल और एक रिसोर्स। यानी जो एचटीटीपी वाला पार्ट है वो एक है और बाकी सारा दूसरा है। समझ में आ गया ना? दूसरे को फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। तो एग्जाम में अगर पूछें कि यूआरएल के कितने पार्ट्स होते हैं तो आप कहेंगे 2 पार्ट, एक प्रोटोकॉल है और दूसरा क्या है? रिसोर्स नेम। समझ में आ गई बात? तो प्रोटोकॉल क्या है? एचटीटीपी। मान लेते हैं example.com कोई वेबसाइट है, इसमें एचटीटीपी क्या है? प्रोटोकॉल। और जो example.com है वो क्या है? रिसोर्स नेम। अब रिसोर्स नेम में क्या क्या चीजें आ रही हैं? 2, एक तो डोमेन और एक टॉप लेवल डोमेन। इतनी बातें समझ में आ गई? एक तो प्रोटोकॉल हो गया, www हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी, तो ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? google.com, जहां गूगल क्या है? डोमेन, और कॉम क्या है? टॉप लेवल डोमेन। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो क्या क्या आपको याद रखना है? यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल के कितने कंपोनेंट्स? 2। पहला कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल? एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दूसरा क्या है? दैट इज कॉल्ड रिसोर्स नेम, यानी google.com, facebook.com, है ना। ये सब आपके क्या कहलाते हैं? रिसोर्स नेम कहलाते हैं। जहां गूगल क्या हो गया? डोमेन, और कॉम क्या हो गया?
टॉप लेवल डोमेन। बस इतनी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईएसपी, आईपीएस नहीं, आईएसपी। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, बताइएगा, इंटरनेट का मालिक कौन है? हु इज द मालिक यानी ओनर ऑफ इंटरनेट? बताइए, जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं उसका मालिक कौन है? राहुल कह रहे हैं विंड सर्फ। बेटा वो तो पापा हैं, फाउंडर हैं। क्या फाउंडर कभी मालिक होते? नहीं, फाउंडर मालिक थोड़ी ना होंगे। मालिक पूछ रहे हैं, वो तो उन्होंने बना दिया। सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही। जैसे आइए समझते हैं, अगर मैं पूछूं कि आप जिस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसका मालिक कौन है, तो आप कौन से इंटरनेट का यूज करते हैं? पहले तो यह बताइए, जो सिम आपके पास में होगा क्या वही इंटरनेट आप चला रहे हैं? तो आपने कहा सर, कोई कहेगा बीएसएनएल, कोई कहेगा जियो, कोई कहेगा एयरटेल, वोडा, है ना, यही तो सब है। तो अगर हम इनकी बात करें तो क्या ये पापा नहीं, मालिक है, ओनर है? यस। इस ओनर को क्या बोलते हैं? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। समझ में आया? तो क्या ओनर एक है या कई सारे हैं? तो आप कहेंगे सर कई सारे हैं। जिसका सिम वो ओनर, है ना। जियो, जियो का मतलब रिलायंस हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है। तो है ना, ये सब क्या है? दीज ऑल आर कॉल्ड एज ओनर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कह रहा है कि पहला आईएसपी, पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में कौन सा था? किसका सिम या किसका नेटवर्क सबसे पहले इंडिया में आया जिसने इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करी? तो आंसर है वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका नाम अब बदल चुका है। कोई बताएगा कि वीएसएनएल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? एनीवन गाइस? जीए में आप लोग ने पढ़ा भी होगा। यस, टाटा कम्युनिकेशंस। यस सौरभ, बिल्कुल सही। ईशा, दैट इज कॉल्ड टाटा कम्युनिकेशन। तो ये जो वीएसएनएल है, क्या ये इंडिया की धरोहर है? क्या ये एसेट है? जी हां, क्योंकि पहला नेटवर्क है तो पहली चीज तो विलुप्त हो जाती है मार्केट से। लेकिन टाटा का काम क्या है? टाटा का काम है पुरानी चीजों को बचा के रखना। यस। तो इसने क्या किया? वीएसएनएल को खरीद लिया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? टाटा कम्युनिकेशन अपने नाम से कर दिया। तो पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया की थी उसका नाम वीएसएनएल, अब नाम बदल के क्या? टाटा कम्युनिकेशन। लेकिन वीएसएनएल ने कब पहली सर्विस देना शुरू किया? 14 अगस्त 1995। क्लियर है? तो 15 अगस्त से एक दिन पहले, दैट इज 14 ऑफ अगस्त 1995। लेकिन दुनिया का पहला आईएसपी कौन है? फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज टेलीनेट, अमेरिका का। तो दुनिया में सबसे पहली जो इंटरनेट सर्विस थी वो किसने स्टार्ट करी? टेलीनेट ने। और इंडिया में सबसे पहली किसने स्टार्ट करी? वीएसएनएल, दैट इज रीनेम्ड एज टाटा कम्युनिकेशन। यस, क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुकीज। आईएसपी समझ में आ गया आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। अब कुकीज के बारे में समझ लीजिए, ये क्या होता है। वैसे कुकीज से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होगा। समझते हैं। व्हाट आर कुकीज? कुकीज है क्या? देखो, इंटरनेट पर जो भी हम सर्च कर रहे हैं, क्या उस सर्च को कोई देख सकता है या नहीं देख सकता? पहला क्वेश्चन। हमने इंटरनेट पर कुछ भी सर्च किया, क्या उसको हम ही देख रहे हैं या कोई और भी है जो छुपकर निगरानी कर रहा है? तो आंसर है यस, कोई है जो छुपकर निगरानी कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कुकीज। समझ में आया? अब कुकीज से बचा कैसे जाए,
है ना। अगला क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर अगर कोई निगरानी कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो हम क्या कुकीज से बच सकते हैं? तो हमने कहा देखो प्रयास तो बहुत किए गए, जैसे टॉर ब्राउजर बनाया गया ताकि कुकीज उसमें ना बने, डक डक गो बनाया गया सर्च इंजन ताकि कुकीज मेंटेन ना हो। तो इसको रोकने का प्रयास तो जारी है ना। कुछ भी चीज बनती है तो उसका काट पहले बनता है ना। चोर आता है तो वो निकलने का रास्ता तो पहले देखता है। तो ऐसा तो है नहीं कि अब निगेटिव सर्च करना लोगों ने बंद कर दिया है ना। करते हैं, लोग सर्च करते हैं, लेकिन वीपीएन के थ्रू करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कुकीज से कैसे बचाया जाए, इसके कई सारे प्रयास तो किए गए और कई हद तक कुछ लोग सफल भी हुए, लेकिन सफल होने के लिए उतनी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, उन सब चीजों को इस्तेमाल करना होगा, है ना, तब आप उनसे बच सकते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन कुकीज होता क्या और ये किस तरीके से हमें ट्रैक करता है, जरा इस बात को समझो। कुकीज क्या है? एक नोटपैड के तरीके की फाइल है। नोटपैड आप सब जानते हैं ना, एक नॉर्मल फाइल होती है नोटपैड, टेक्स्ट फाइल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटपैड। तो उसी तरीके की एक फाइल होती है जिसको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। ये टेक्स्ट फाइल हमारे कंप्यूटर पर सर्वर अपलोड कर देता है बिना हमारी परमिशन के। फिर से सुनो, कुकीज क्या है? एक प्लेन फाइल है, एक प्लेन पेज है, एक प्लेन पेपर है, जिसको सर्वर ने क्या किया, हमारे कंप्यूटर पर दे दिया। हमारे कंप्यूटर पर मतलब क्लाइंट पर, यानी ब्राउजर पर इंस्टॉल कर दिया। फिर से एक बार, एक खाली पेपर सर्वर हमारे ब्राउजर पर इंस्टॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। क्यों? अब वो खाली पेपर कैसे भरा जाएगा? तो जो भी हम सर्च करेंगे वहां मेंटेन होती जाएगी कि हमने आज ये सर्च करी, मेंटेन हो गया, हमने आज ये सर्च करी, मेंटेन हो गया, हमने आज ये सर्च करी, मेंटेन हो गया। और जब वो पेज भर जाता है तो सर्वर कहता है पेज ले आओ। बिना हमारी परमिशन के पेज आया और बिना हमारी परमिशन के पेज चला गया, लेकिन ये पेज था कहां पर? हमारे ब्राउजर में, जो हम यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहां तक आपको समझ में क्या आया कि सर कुकीज एक तरीके का प्लेन पेपर है या नोटपैड की तरीके की फाइल है जो खाली है। कहां इंस्टॉल करता है? ब्राउजर में। और ब्राउजर में क्या ये फाइल फिल होती रहती है अपने आप? हां, जो जो चीजें हम सर्च करेंगे वो वहां पर ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा। इसके साथ साथ हमारे यूजर नेम और पासवर्ड तक मेंटेन हो जाते हैं। जो हमारा यूजर नेम है, जो पासवर्ड है चीजों का, वो भी मेंटेन हो रहा है साथ साथ। कौन मेंटेन कर रहा है? सर्वर। लेकिन क्या वो हैकिंग के लिए इसका यूज करता है? नहीं। इसका यूज दो तरीके से होता है। एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए कि अगर ये पर्सन कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको ट्रैक कर पाए, और दूसरा वेबसाइट डेवलपर भी कुकीज को बनाते हैं और वो आपसे परमिशन भी लेते हैं कि ये कुकीज हैं, इनको एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट डेवलपर देख सकता है। क्या क्या? कि आप किस नाम से आप फोन चला रहे थे, कितनी देर तक आपने वेबसाइट पर विजिट करी, आपने कुछ शॉपिंग करी या नहीं करी, कोई ऐड टू कार्ट किया या नहीं किया। अगर ऐड टू कार्ट किया है तो आप ऐड दे दें आपको उसके रिगार्डिंग। लेकिन वहां पर वो परमिशन मांगता है कि कुकीज एक्सेप्ट करिए। आप कई बार एक्सेप्ट करते हैं, कई बार रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि आप हमारी इंफॉर्मेशन देखें। तो वहां एक्सेप्ट करने का भी इंफॉर्मेशन ऑप्शन अवेलेबल है और रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। वो चाहते ही नहीं कि कुकीज बने। डेवलपर बड़ा शातिर, वो कहता है एक्सेप्ट करोगे तो भी एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट करोगे तो तुम्हें लगेगा तुमने रिजेक्ट किया है, लेकिन होगा एक्सेप्ट ही। उसके पीछे की कोडिंग जो है वो एक्सेप्ट वाली ही है। तो तुम बड़े ही मजे से कहोगे अरे हमने नो कर दिया, हमने कैंसिल कर दिया, हमने कहा नहीं, नॉट अलाउड, लेकिन बाय डिफॉल्ट अलाउड हो गया। दैट इज कॉल्ड कुकीज। समझ में आया? अब कुकीज से देखो वेबसाइट डेवलपर को फायदा क्या है। उसको यह समझ में आया कि उसकी वेबसाइट पर आप आए हैं तो आपने किस किस पर क्लिक किया है। अगर कोई शॉपिंग करी है आपने
तो बहुत बढ़िया, आप उसके कस्टमर हैं, उसको समझ में आ गया तो आगे के लिए एडवर्टाइजमेंट देना आसान हो गया उसको। और अगर आपने शॉपिंग नहीं करी, कुछ ऐड टू कार्ट किया है, कुछ सर्च करी है, तो भी उसको समझ में आ गया कि इस पर्सन ने, जिसकी इंफॉर्मेशन ये है, जिसकी ईमेल आईडी ये है, जिसका मोबाइल नंबर ये है, इनके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजो ऑफर की, इनके ईमेल आईडी पर भर दो, इनका ईमेल आईडी स्पैम होगा होने दो, जंक मेल में जाएगा जाने दो, भर दो इनका ईमेल आईडी। देखा है, देखते हैं ना आप लोग, फेसबुक की कोई नोटिफिकेशन भी आपके ईमेल आईडी पर आ जाती है कि फ्रेंड ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। क्या आपने परमिशन दी कि मुझे मेल करके बताओ? नहीं। क्या उसने फिर भी भेजा? हां। क्या इस तरीके के बहुत सारे मेल्स आपको आते रहते हैं जिनको आपने ईमेल आईडी बांटी भी नहीं, फिर आप कहते हैं पता नहीं कहां कहां से मेल चले आ रहे हैं हमारे पास में? होता है ना ऐसे? यही है ना, यही सारी ईमेल आईडीज को बांटता रहता है और सबको कहता है भेजो इनको प्रमोशन वाले, खरीदेंगे। कब तक नहीं खरीदेंगे? यस, यही है कुकीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं? 3। पहला, कुकीज इन दी फॉर्म ऑफ, कुकीज किस फॉर्म में होती है? टेक्स्ट फाइल। देखो, स्टोर, कह रहे कुकीज क्या स्टोर करती है, कहां पर स्टोर होती है कुकीज? ब्राउजर में। और ब्राउजर को क्या क्लाइंट भी बोलते हैं? हां, मैंने आपको पहले भी बताया था। और सेंड कौन करता है बिना हमारी परमिशन के? सर्वर। तो अगर पूछें कि कुकीज किस फॉर्म में होती है? टेक्स्ट फाइल, नोटपैड के फॉर्म में। स्टोर कहां पर की जाती है? हमारे ब्राउजर पे यानी क्लाइंट पर, बिना हमारे परमिशन के। और कौन सेंड करता है? सर्वर। कोई डाउट? हाउ गवर्नमेंट इज अलाउइंग, गवर्नमेंट को क्या मतलब है? गवर्नमेंट तुम्हारी कोई पर्सनल सेक्रेटरी थोड़ी ना है ना, नौकर थोड़ी ना है जो हर चीज को देखेगी बैठकर। दुनिया में कितनी चीजें चल रही हैं, सरकार क्या करेगी उसमें? मतलब तुम्हारे घर में कोई जानवर घुस रहा है, तुम कहोगे हाउ डेयर द गवर्नमेंट शुड एंटर दिस डॉग इन एट माई होम, हाउ डेयर द गवर्नमेंट शुड डू दैट। अरे भाई, घर तुम्हारा है, रोकना तुम्हें है ना, तुम रोको ना। हर चीज में गवर्नमेंट को ब्लेम करना, दैट इज नॉट दी राइट ना। तो दुनिया में ये सब चीजें तो चलती हैं, है ना। अब राह चलते अगर किसी ने तुम्हारी पॉकेट मार ली तो तुम क्या कहोगे? देखो कितना भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार शुरू होता कहां से है? फ्रॉम अस, है ना। ये शुरुआत तो हमसे ही हुई है ना। गलत करना तो हम ही ने सीखा है। जब एक गलत करेगा तो देखा देखी दूसरा गलत नहीं करेगा। सोचो, जब हमें पता है कि सामने पेपर बट रहा है कोई और हम तैयार हैं, है ना। एक एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जाम का पेपर ये रहा, मुझसे 500 रुपए में खरीद लो, आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? बताओ। आंसर आपके पास में है। आप क्यों खरीदेंगे? आप कहेंगे कि कहीं बट रहा है पेपर, मैं ना खरीदूं, हो सकता है कोई और खरीद ले, वो स्कोर कर ले। तो आपने कहा सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता हूं। शुरू हो गया ना करप्शन। गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? बताओ। अब आप अपना घर चला रहे हैं, है ना, आपकी जॉब लग गई, कोई आपसे कह रहा है कि मुझे लोन चाहिए। आप बैठे हुए हैं बैंक की सीट पर, आप लोन दे सकते हैं बहुत आराम से। वो कह रहा है मुझे लोन चाहिए, मुझे 50,000 रुपए मुझसे ले लो, लेकिन ये लोन मेरा कैश करवा दो। करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? वो 50,000 रुपए की रकम लेंगे या नहीं लेंगे? बताओ। जरूर लेंगे ना। क्यों लेंगे? क्योंकि आपने वो दिन देखे हैं जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी और आपकी कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। अब आपके पास मौका है, वो खुद कह रहा है मुझसे ले लो। दुनिया में ऐसा कौन है जो कहेगा नहीं मैं ऐसे ही कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा पैसे? तो बेटा यहीं से स्टार्ट हो चुका है, वो नसों में आ चुका है ना। करप्शन इज कॉल्ड कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ये हो गया करप्शन आजकल के टाइम पर। तो कोई कितना भी कहे नहीं लेंगे, वो आप अब कह रहे हैं आगे चल के आप ही लोग लेंगे, है ना। ये है, जब तक हम खुद को नहीं रोकेंगे। देखो फिर वही, फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, फिर हम कहते हैं हमारा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, बाकियों का क्यों हो रहा है। भैया एक रिकॉर्ड ऊपर वाला भी कुकीज के फॉर्म में मेंटेन करता है। कैसे? वो हमें टेस्ट करता है, उसने तो हमें भेज दिया नीचे और ऊपर एक बुक लेकर बैठ गया कि इसको हम मौके देंगे गलत करने के।
अगर इसने गलत किया तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन, और उसके रिकॉर्ड पर उसको फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो कुछ रिकॉर्ड तो हम लोग अपने आप मेंटेन करवा रहे हैं ना, हमें लगता है यार क्या है, अच्छा ही तो है, बढ़िया ही तो हो रहा है, बचत ही तो हो रही है, पैसे ही तो मिल रहे हैं, कर लो। फिर कर्मा कहां लेकर जाओगे? फिर हम कहते हैं यार उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं यार उसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो डिफरेंस तो यहीं पर क्रिएट होता है ना। अभी भी कुछ लोग ऐसे जीवित हैं जो नहीं लेंगे पैसे, कहेंगे नहीं, द फियर ऑफ गॉड, द फियर ऑफ ट्रुथ, है ना। तो वही है कि आप किस तरीके से अपने आप को मोल्ड अप करते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। और जब तक कोई पकड़ा ना जाए, गलत होता ही नहीं, है ना। जब पकड़ा जाता है तो कहते हैं ये गलत है। वैसे दुनिया में कितनी गलत चीजें हो रही हैं, तो जब पकड़ा जाएगा तब गलती प्रूफ होगी। गेटिंग द पॉइंट? तो कुकीज के बारे में आपको समझ में आ गया, गलत है ये। लेकिन इसका यूज होता कहां पर है? जब कोई गलत करता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई मर गया, मर्डर हो गया, या किसी की हत्या हो गई, तो देखते हैं उसके लैपटॉप को लेकर, उसके मोबाइल फोन को लेकर कि उसने क्या क्या किया। अब वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैक करेंगे? कुकीज के द्वारा। ऐसी तो ट्रैक करेंगे ना। अब कुकीज से कहेंगे, सर्वर से कहेंगे जरा ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए कि इसने क्या क्या सर्च किया पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में, तो क्या ये सही है या गलत है, अब आप बता दो। तो कुकीज मेंटेन करने की जो शुरुआत है वो इसलिए की गई ताकि कंप्यूटर फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम किसी भी पर्सन पर पूरी नजर रख पाए, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। लेकिन आगे चलकर वेबसाइट डेवलपर ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिसर्च हुई, पता चला कुकीज कैसे बनाई जाती हैं। सारे वेब डेवलपर्स ने कहा हम भी बनाएंगे, यूजर नेम भी करेंगे। पहले तो सिर्फ यह था कि यूजर नेम और फोन नंबर तक ही सीमित रखें, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं जब सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो पासवर्ड भी ले लेते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे ओटीपी भी ले लो, ओटीपी भी ले लिया, पासवर्ड भी ले लिया, हैक कर लिया। यहीं से शुरुआत हो गई वायरस की, हैकिंग की। समझ में आया? तो हैकिंग ऐसी थोड़ी ना होती है तो कहीं ना कहीं वो इसी से को रिलेटेड ही। गेटिंग? चलो वो सब तो बात की बात है, पहले एग्जाम पर फोकस रखो। तो कुकीज इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल, स्टोर कहां पर? ब्राउजर या क्लाइंट पर, और सेंड कौन करता है? सर्वर पर। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? एक बार फटाफट यस सर लिख दो, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, जो भी आप चीजें सर्च करते हैं वो दूसरी वेबसाइट पर लिंक होती हैं बेटा, सब चोर चोर मुसेरे भाई। समझ में आ गया? हर किसी को पैसा चाहिए, फिर वही बात है, गूगल क्या फ्री सर्विस करने के लिए बैठा है? उसको पैसे नहीं चाहिए। तो गूगल जब फ्लिपकार्ट अमेजॉन को इंफॉर्मेशन आपकी कन्वे करेगा, उसका काम ही यही है। उसने आपको गूगल क्यों बना के दिया फ्री ऑफ कॉस्ट? दुनिया में कोई भी सेवाएं फ्री नहीं है। गूगल ने अगर google.com बना के दिया और आपको लग रहा है कि वो फ्री सेवा है, तो वो फ्री सेवा नहीं है। आप गूगल पे सब सर्च करेंगे, गूगल आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे दे देगा। क्या गूगल में आपकी ईमेल आईडी नहीं है? गूगल अकाउंट बनाने के लिए क्या आपके पास में ईमेल आईडी नहीं थी? क्या आपने उसको फोन नंबर नहीं दिया? क्या उसने आपकी उम्र नहीं पूछी थी उस समय जिस समय आप जीमेल अकाउंट बना रहे थे कि आप कितने साल के हैं? क्या उसने आपका ये नहीं पूछा था कि आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? मुझे बता दो। तब तो तुमने बड़े मजे से दे दिया, फ्री है, जीमेल को सब देते चले गए। उसने पूछा नंबर बताओ, आपने कहा ये लो। उसने कहा ओटीपी भेजेंगे, आपने कहा भेज दो, फ्री तो है, क्या ले जाओगे? तब तो बांटते चले गए। तब नहीं सोचा कि ये फ्री में इतनी सारी चीजें हमसे क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसको आगे बांटना है भाई। ये सर्च कर रहा है, ये लो। फ्लिपकार्ट ये तुम्हारे काम का, अमेजॉन ये तुम्हारे काम का। ये देखो फूड बहुत ढूंढता है गूगल पर, है ना, ये लो। फूड वाली एप्लीकेशंस को बांट दिया, जोमैटो तुम लो। ये घूमता बहुत है, ओला उबर ये लो, है ना, ये होटलों होटलों में बढ़ा जाता है, भेजो। तो सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह भेज दी। सेंटर क्या है? गूगल। सर्च कहां किया आपने? गूगल पे। समझ में आया? गूगल ने कहा अच्छा बचा क्या? वीडियोस बची। अब वीडियोस से उसको यह भी पता चल गया कि आप किस तरीके के हैं। आपने जो जो वीडियो सर्च करी, उस इस तरीके की वीडियोस उसने देनी शुरू कर दी, और उस इस तरीके के ऐड आने शुरू हो गए। तो आपके वीडियोस में जो ऐड आते होंगे, क्या वो एजुकेशन इंडस्ट्री के ही होते हैं? देखना जरा ध्यान से, है ना। आपके पास जो ऐड आएंगे
वो एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होंगे। आपके पास जो यूट्यूब सजेस्ट करेगा वीडियोस, वो एजुकेशन इंडस्ट्री की ही होगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब यानी गूगल को पता है कि आप इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, आप पढ़ने वाले हो। कोई दूसरा होगा, है ना, जो पढ़ने से उसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, उसको कोई भी एड एजुकेशन के नहीं आते होंगे, उसको कोई भी रिकमेंडेशन एजुकेशन का नहीं जाता होगा। तो गूगल जानता है ना, वो इतना समझदार है कि वो आपके सर्च पैटर्न पर ही काम करता है। जैसी सर्चेज आप करते हैं वैसे ही आपको दिखने लगती हैं आगे। सिंपल। डिमांड सप्लाई, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। समझ में आया? चलो, अब वीओआईपी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर में भी आया है। वीओआईपी क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है ये वीओआईपी? कह रहे वॉइस ओवर इंटरनेट, क्या इंटरनेट पर अपनी आवाज को भेजा जा सकता है? हाँ या ना? यही तो कह रहे, वॉइस को इंटरनेट के ऊपर एक प्रोटोकॉल के द्वारा भेजना, दैट इज कॉल्ड वीओआईपी। क्या मेरी वॉइस आपके पास में आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसकी वजह से? वीओआईपी की मदद से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होती तो क्या आप मेरी आवाज को सुन पाते? नहीं। क्या आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर पाते या वॉइस कॉल कर पाते? नहीं। क्या फेसबुक पे कॉलिंग कर पाते? नहीं। तो जितने भी सोशल मीडिया हैं जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू हमारी आवाज आप सुनते हैं, या आपकी आवाज कोई दूसरा सुनता है, दैट इज ड्यू टू वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ में आ गया? चाहे वो जूम हो, गूगल मीट हो, कुछ भी हो। इसे आईपी टेलीफोनी भी बोला जाता है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और टेलीफोनी का मतलब बातचीत। तो इंटरनेट पर अगर आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो वॉइस हो, वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? वीओआईपी के थ्रू या आईपी टेलीफोनी के थ्रू। इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। क्या ये ब्रॉडकास्ट करने का एक तरीका है? हाँ, हम अपनी बात आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं? क्या मैं एक बार बोल रहा हूं और आप सबको सुनाई दे रहा है? यस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। वन टू मैनी, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। एक बार मैंने बोला, सबको सुनाई पड़ गया। ऐसा तो है नहीं कि मैं सौरभ को अलग जाके बोल रहा हूं, ज्योति को अलग जाके बोल रहा हूं, ईशा को अलग बोल रहा हूं, सुधीर को कुछ और सुनाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, सबको एक ही चीज सुनाई दे रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब एग्जाम का क्वेश्चन समझ लो। वीओआईपी की फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन। वीओआईपी को क्या बोलते हैं? आईपी टेलीफोनी, दूसरा क्वेश्चन। वीओआईपी किस तरीके की टेक्नोलॉजी है? ब्रॉडकास्टिंग, अगला। व्हाट्सएप कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कर लेंगे अब, कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो। वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट तो हुए खत्म, यानी इंटरनेट से रिलेटेड जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए वो सब तो पता हो गई। लेकिन पता हुई, क्या उनको आप कर पाएंगे? ये कैसे पता चलेगा? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और मॉक टेस्ट से। तो क्या अब आप तैयार हैं इन सब के लिए? जितने क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो, जितने पूछे जा सकते हैं वो, या फिर जितने इस टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट हैं वो भी, है ना, सब कुछ। ठीक, चलो आओ देखते हैं टेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW के पापा कौन है? मार्क एंडरसन, विंटन सर्फ, आर्थर सी क्लार्क, टिम बर्नर्स ली, या नन ऑफ दीज? वेरी गुड। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब टिम बर्नर्स ली, यानी फोर्थ होगा सही जवाब। क्या सभी ने फोर्थ आंसर दिया है? वेरी गुड, बल्ले बल्ले। मार्क एंडरसन किसके पापा हैं, यह भी तो बताओ। मार्क एंडरसन ने क्या बनाया? मोसैक वेब ब्राउजर।
वेरी गुड। विंटेन सर्फ किसके पापा हैं, ये भी बता दो। इंटरनेट के फाउंडर है ना, दैट इज विंटन सर्फ। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट, व्हाट इज दी वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? क्या ये कंप्यूटर गेम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम है, पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इनेबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाया इंटरकनेक्टेड पेजेस, या एक पार्ट है इंटरनेट का जिसके द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? कोई दूसरा नाम है इंटरनेट का, अनदर नेम ऑफ द इंटरनेट, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि सर्वर पर स्टोर इंफॉर्मेशन को निकालने का तरीका, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। याद आया? चॉकलेट के डिब्बे में से चॉकलेट को निकालनी है, वर्ल्ड वाइड वेब है। आप जाएंगे, डिब्बा खोलेंगे, चॉकलेट निकालेंगे, खाएंगे। ये क्या है? चॉकलेट क्या कहीं पर स्टोर थी? हाँ, आप गए, आपने उसको एक्सेस किया, यस, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। तो द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, ये इंटरनेट का एक हिस्सा है, दैट इनेबल द इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाया इंटरकनेक्टेड पेजेस, जहां पर कई सारी इंफॉर्मेशन क्या है, सेव है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड इज? क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए वेब स्टैंडर्ड्स को? वेब स्टैंडर्ड्स का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीजों को देख रेख करने के लिए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन या टीम रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, दैट इज कॉल्ड W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। याद आया? बिल्कुल। W3 का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और C का मतलब कंसोर्टियम। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि W3C में C क्या है, तो दैट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। यस, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, WWW इन्वेंटेड इन विच ईयर? सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो MCQ में जो ईयर आए, जो मॉक टेस्ट में आपको ईयर दिखाई दे, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 1989। WWW कब स्टार्ट हुआ? 1989 में। ठीक। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एवर वेबसाइट नेम। पहली वेबसाइट का नाम बताइए। ISI, आंसी, आस्की, सर्न, या नन ऑफ दीज? CERN.ch यही था ना? तो सर्न का मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। बिल्कुल सही, यानी फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट वन। नेक्स्ट, नेम दी फर्स्ट वेब ब्राउजर। ये तो आता ही आता है, कंफर्म है। नेक्सिस, सर्न, मोसैक, WWW, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। पहला वेब ब्राउजर क्या है? WWW। हाँ, क्या इसका नाम रीचेंज करके नेक्सस कर दिया गया? जी हाँ। अब कैंडिडेट फंसेंगे कहां पर? या तो WWW होगा या नेक्सस होगा। अब कुछ फर्स्ट लगा देंगे, कुछ फोर्थ लगा देंगे। दोनों हैं। अगर एक होता, मान लीजिए अगर WWW होता तो ये सही हो जाता, सिर्फ नेक्सस होता तो ये सही हो जाता। द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्सस क्यों नहीं, समझते हैं। पहला वेब ब्राउजर रीनेम क्या हुआ? नेक्सस। पहला वेब ब्राउजर जो बना उसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। रीनेम की क्या बात हो रही है? नहीं। लेकिन अगर WWW ऑप्शन में ही नहीं होता तो क्या नेक्सस होता? यस। यानी हमेशा ओरिजिनल पर पहले हम लोग क्लिक करेंगे, रीनेम वाले पर नहीं। रीनेम तब होगा जब ओरिजिनल ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक, क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, यही चीजें तो समझनी है, छोटी छोटी सी, है ना? बाकी तो आपने सब थ्योरी में पढ़ ही लिया है। नेम द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, बताओ? मोसैक है। क्या ऑप्शंस को देखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, आपको पता है मोसैक है, मार्क एंडरसन ने बनाया है, बस लगा दो, ऑप्शन में ढूंढो ही मत।
तो पढ़ाई करना तभी इंपॉर्टेंट होता है जब क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपको याद हो, क्योंकि ढूंढने लगेंगे तो फिर गया, है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर वॉज रीनेम्ड बाई, देखो क्या इनके बीच में कोई स्पेस है? नहीं। क्या वर्ल्ड वाइड वेब में स्पेस होनी चाहिए? नहीं, पहला ब्राउजर है विदाउट स्पेस। रीनेम क्या किया गया? नेक्सस, यानी फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। यस, अब लग रहा है ना आसान है? ये तो बहुत आसान है, यही लग रहा होगा भाई, इतनी बार रिवीजन हो चुका है, इतनी बार पढ़ चुके हो, अब तो आसान लगेगा ही। नेक्स्ट, फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव, पहला वेब पेज कब लाइव हुआ? जिस कंप्यूटर से लाइव किया गया उसका नाम क्या था, पहले तो ये बताओ, है ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्वेश्चन आपने पूछा था ई कैपिटल क्यों है ना, यही तो पूछा था आपने, ई स्मॉल क्यों है ना, याद आया? तो नेक्स्ट से ही लाइव हुआ था, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो ईयर क्या था? दैट इज कॉल्ड 1991, है ना, याद रखिएगा। तो 1991 नेक्स्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्लाइंट प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, इंटरनेट ब्राउजर या नन ऑफ दिस, बताओ। तो ऑप्शन में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। क्लाइंट को क्या किसी और नाम से भी जानते हैं? हां, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर। ब्राउजर कहें या क्लाइंट कहें, बात एक ही है। यस, ब्राउजर दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। तो ब्राउजर करता क्या या क्लाइंट करता क्या है? अगर यह पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्राउजर या क्लाइंट, रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, जैसे आपने google.com ओपन किया, ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये वीडियो दिखा दो, यही तो कहते हैं यूट्यूब से, ये वीडियो मुझे दिखाओ। तो यूट्यूब क्या करता है? आपने यूट्यूब से क्या करी? रिक्वेस्ट, और यूट्यूब ने आपको क्या दिया? रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने अपने सर्वर पे जाके ढूंढा और उस सर्वर ने क्या किया? रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब क्लाइंट कौन था? ब्राउजर, जहां हमने सर्च करा, जिससे हमने रिक्वेस्ट करी, और हमारा रिस्पॉन्स किसने दिया? सर्वर ने। तो सर्वर देता है रिस्पॉन्स और क्लाइंट या ब्राउजर करता है रिक्वेस्ट। समझ में आया डिफरेंस? नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द इंटरनेट, इंटरनेट को चलाने के लिए पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, पोस्ट, ब्राउजर या नन ऑफ दीज? डी, फोर्थ कंफर्म, लॉक कर दे। पहला सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर जो काम करता है वो ब्राउजर ही तो है, तो ब्राउजर क्या सॉफ्टवेयर है? यस, तो आंसर नंबर 4 इज दी राइट वन। पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बताया था हमने। बूटिंग जब होती है, कंप्यूटर जब ऑन होता है, तो ऑन होने पर क्या पोस्ट होता है? हाँ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अपने आप पोस्ट काम करेगा, हार्डवेयर को जगा देगा कि जागो, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को काम में लगा देगा, पोस्ट है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना, जैसे घर का जो मुखिया होता है, अगर वो जल्दी उठ जाए सुबह, तो क्या करता है? जल्दी उठता ही है, चलो उठ जाओ उठ जाओ, है ना, सबको उठा देंगे, चलो ये करो, चलो ये करो, चलो ये करो, दौड़ने जाओ, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसा होता है ना। यही है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही उठे, अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी, खुद तो उठे दूसरों को भी उठा दिया। यस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑन हो गया। हु डेवलप्ड मोसैक ब्राउजर, अगला क्वेश्चन बताओ। है ना, मम्मियां तो करती यही हैं, फटाफट सुबह उठा देंगी, है ना, मम्मियों को नींद भी कम आती है, पढ़ने वाले नहीं उठ पाएंगे। हु डेवलप्ड मोसैक ब्राउजर, मार्क एंडरसन होगा। मोसैक क्या ओपन सोर्स ब्राउजर भी है? यस, है ना, ओपन सोर्स ब्राउजर में मोसैक एक इंपॉर्टेंट नाम है, और क्रोमियम भी है।
वैसे तो ब्रेव भी है ना, ये सब हमारे ओपन सोर्स ब्राउजर में आते हैं। तो मोसैक किसने बनाया? मार्क एंडरसन के द्वारा। ग्राफिकल ब्राउजर भी बोल सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है ना, इसी को अपग्रेड करके मोजिला बना है। जो मोजिला फायरफॉक्स है आपका, वो मोसैक का ही एक प्रकार का अपग्रेडेशन आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब भी ओपन सोर्स की नाम लेते हैं तो मोसैक अवॉइड करते हैं, और इसका जो अपग्रेड वर्जन है मोजिला फायरफॉक्स है ना, उसका नाम लेते हैं। या उसके साथ में किसका नाम लेते हैं ओपन सोर्स में? गूगल का क्रोमियम, जो कि फेमस नहीं। और तीसरा एक और आता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेव, है ना, वो भी ओपन सोर्स नेचर का ही होता है। नेक्स्ट, नेम द ब्राउजर डेवलप्ड बाय एओएल। एओएल का नाम आपने पढ़ा था, एओएल की फुल फॉर्म बताओ जरा फटाफट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एओएल? ए फॉर अमेरिका, ओ फॉर ऑन, एल फॉर लाइन, अमेरिकन ऑनलाइन। क्या इसने कोई ब्राउजर भी बनाया? जी हां, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नेट एस्केप नेविगेटर। देखा था ना, एक नाम आया था नेट एस्केप नेविगेटर, किसने डेवलप किया? एओएल ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज, आईई का आखिरी वर्जन कौन सा है? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया? हां। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट का था? यस। माइक्रोसॉफ्ट का अपडेटेड कौन सा है? एज। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का आखिरी वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, दैट इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले। तो इन सब चीजों को लिंक कर पा रहे हैं आप आपस में, है ना? क्या चीजें समझ में आ रही हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर, नया वाला एज, है ना? ये कनेक्टिविटी बननी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, विच ब्राउजर सपोर्ट वाज एंडेड इन ईयर 2020 के लमसम। कह रहा है कौन सा ऐसा ब्राउजर है जिसकी सपोर्ट खत्म कर दी गई? ईयर से इतना कोई लेना देना नहीं, सपोर्ट खत्म की गई किसके? इंटरनेट एक्सप्लोरर से। यही हो जाएगा करेक्ट जवाब। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। कह रहा है फ्री और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? गूगल क्रोम है? नहीं। मोसैक हो सकता है लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स, बिल्कुल सही। इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, नेट एस्केप नेविगेटर नहीं, सेकंड इज द राइट आंसर, ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स गाइस? कोड जो ओपन हो और जिसको मॉडिफाई भी कर पाए, जिसमें चेंजेस पॉसिबल हो, वेरी गुड। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वेरी गुड। तो कितनी बातें याद रखनी है? पहला, कि ओपन सोर्स जो होगा उसका कोड हर कोई देख पाएगा, ओपन होगा। दूसरा, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा? यस। क्या उसमें चेंजेस भी कर पाएंगे? हाँ। अगर नॉलेज है तो उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। तो तीन चीजें हो गई इसके रिगार्डिंग। ओपन सोर्स का मतलब ओपन कोड भी होना चाहिए, फ्री भी होना चाहिए, और उसके कोड में चेंजेस करने की परमिशन भी होनी चाहिए, तब वो कहलाएगा ओपन सोर्स। क्लोज्ड सोर्स का मतलब जिसमें कोई छेड़खानी ना कर पाए, जिसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, जिसके कोड को देख ना पाए, जो फ्री ना हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सोर्स। एग्जाम्पल बताएंगे कोई क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का? कोई एक एग्जाम्पल, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, जिसमें कोई चेंजेस नहीं की जा सकते, जिसके कोड को देखा नहीं जा सकता? बहुत सारे। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, है ना? ये सब क्या है? हमारे क्लोज सोर्स ही है ना। क्या इनके कोड को हम देख सकते हैं? नहीं, है ना? माइक्रोसॉफ्ट कहता है खरीदना पड़ेगा, एमएस ऑफिस हमें खरीदना पड़ता है, पेड है ना? कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते। गूगल क्रोम इज फ्री बट नॉट ओपन सोर्स, बिल्कुल सही। गूगल क्रोम क्या है? फ्रीवेयर है, हम इसको फ्रीवेयर बोल सकते हैं कि फ्रीली अवेलेबल तो है, लेकिन क्या इसका कोड देख सकते हैं? नहीं। क्या कोई बदलाव कर सकते हैं? नहीं। तो क्या ये ओपन सोर्स होगा? नहीं। तो ओपन सोर्स होने के लिए तीन शर्तें कंपलसरी हैं। फ्री भी होना चाहिए, उसके कोड को देख भी सकें, और उसके कोड में चेंजेस भी कर सकें, तभी वो ओपन सोर्स की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द एनिमल शोन इन लोगो ऑफ मोजिला ब्राउजर।
कह रहा है मोजिला ब्राउजर में जो एनिमल है उसका जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर शो हो रहा है, लायन, टाइगर, रेड पांडा, फॉक्स या नन ऑफ दीज। अब मोजिला की फुल फॉर्म है मोजिला फायरफॉक्स। कैंडिडेट कहते हैं अरे सर साफ साफ दिखता है फॉक्स ही तो है। अगर इतना साफ साफ दिख रहा होता तो क्वेश्चन नहीं होता, है ना, पूछने वाला पागल थोड़ी ना है, नाम में ही मोजिला फायरफॉक्स है। एंड द करेक्ट आंसर इज रेड पांडा। तो ये फायरफॉक्स यानी फॉक्स की तरीके से दिखने वाला जो जानवर है वो फॉक्स नहीं है, वो रेड पांडा है। क्योंकि ये साउथ एशिया में विलुप्त हो रहा था, इसलिए उसको फेमस करने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए कुछ ऐसी इमेज डिजाइन की गई। ग्लोब, पीछे आप देखेंगे ग्लोब बना हुआ है और इसके ऊपर रेड पांडा विराजमान है। ठीक है। नेम द ब्राउजर डेवलप्ड बाय एप्पल। बताओ एप्पल के द्वारा जो ब्राउजर है क्या वो सफारी है? आंख बंद करके सफारी ही आंसर करेंगे नो डाउट, और बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट, ओल्डेस्ट पूछते तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, और लेटेस्ट पूछ रहे हैं तो एज, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द ब्राउजर यूज्ड फॉर एनोनिमस वेब सर्फिंग। ऐसा ब्राउजर जो कि एनोनिमस यानी गुप्त रूप से सर्फिंग के लिए यूज किया जा रहा है कौन सा है? बताओ। एनोनिमस वेब सर्फिंग दो है, एक तो गूगल का इनकॉग्निटो मोड, क्या है ऑप्शन में? नहीं। दूसरा टॉर, क्या है ऑप्शन में? यस, द अनियन राउटर। वेरी गुड, मिल गया ना। अगर यहां पर ब्राउजर की जगह पर सर्च इंजन लिखा होता कि नेम दी सर्च इंजन यूज्ड फॉर एनोनिमस वेब सर्फिंग, तो आंसर क्या होता? डक डक गो, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? नेक्स्ट, टॉर द अनियन राउटिंग इसकी फुल फॉर्म। फाउंडर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पापा। विंट सर्फ, लगा दो आंसर। रे टॉमलिंसन कौन? ईमेल के फाउंडर। सबीर भाटिया कौन? हॉटमेल के फाउंडर। विंट सर्फ इंटरनेट के फाउंडर। एलन ट्यूरिंग, इन्होंने क्या किया? ट्यूरिंग मशीन बनाई, है ना। एलन ट्यूरिंग ने क्या किया? ट्यूरिंग मशीन बनाई। और ट्यूरिंग मशीन क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिसमें कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन। दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व किया जा सकता है वाया ट्यूरिंग मशीन। ऐसी मशीन इन्होंने बना के दे दी, तो कई बार इनको मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडर भी बोला जाता है ना, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज। वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड इज द राइट वन। सर सच में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? सब प्रॉब्लम का मतलब जैसे बुखार है ना, पेपर में कोई दिक्कत है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, है ना। अब ये नहीं तुम्हारे सिर में दर्द है तो तुम ट्यूरिंग मशीन से पूछ रहे हो, डॉक्टर थोड़ी ना है। यस, तो सब प्रॉब्लम्स का मतलब कंप्यूटिंग रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उनका समाधान किया जा सकता है ट्यूरिंग मशीन के द्वारा। और एलन ट्यूरिंग ने कहा कि जिसका समाधान हमारे पास में है वो तो सही है, उसी का होगा। जो ट्यूरिंग मशीन जिसको सॉल्व कर पाएगी वो प्रॉब्लम जस्टिफाइड है, और जिसको ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकती वो प्रॉब्लम ही जस्टिफाइड नहीं है ना। ये ट्यूरिंग मशीन है, एलन ट्यूरिंग। ओवर कॉन्फिडेंस, देखो एलन ट्यूरिंग बहुत बड़े एक फाउंडर माने जाते हैं कंप्यूटर के, बहुत बड़ा नाम है इनका, है ना। इन्होंने बहुत रिसर्चेस की, बहुत रिसर्च करी। तो एक तरीके से चार्ल्स बेबेज हो गए या एलन ट्यूरिंग हो गए या टिम बर्नर्स-ली हो गए इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन्होंने, इनका ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे
मकसद है। क्यों? जब आप चीजों को इतना पढ़ लेते हैं ना, जैसे आपने सपोज करो सब्जेक्ट को पढ़ा है ना, दिन रात पढ़ा, तो आपको क्या एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है? एग्जाम में भी होता है ना कि ये पजल आ रही है यार, ये तो होगी सॉल्व, होगी कैसे नहीं? आपको लग रहा है बड़ी है, अटक सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज होती नहीं, इतना टाइम दिया है, करना ही होगा। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है? सोचो। तो जब आप मेहनत कर लेते हैं ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस पर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। दैट इज नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस। जब किसी भी चीज पर आप इतना समय देते हैं तो उस पर इतनी पकड़ हो जाती है, और इस पकड़ को ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस। सामने वाले को लगता है ओवर कॉन्फिडेंस। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज है ना, एक्सपीरियंस है उनका इस चीज में, तभी वो इतना बोल पा रहे। नहीं होता तो क्या वो बोल पाते कि जिसका प्रॉब्लम है वो इसी पे है, हर चीज का सोल्यूशन इसके पास में है? तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा। यस, लेकिन इंसान की आदत है ना कमियां निकालना। यार कुछ भी हो, कमियां निकालो, उसके पीछे उसका संघर्ष देखो, है ना। चलो फिलहाल, कुकीज आर सेव्ड इन, कुकीज किसमें सेव होती हैं बताइए? क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ, ओनली ऑन आईएसपी एंड नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कुकीज जो सेंड करता है वो कौन है? सर्वर। कुकीज सेव होती हैं कहां? ब्राउजर में। क्या ब्राउजर दिख रहा है? नहीं। ब्राउजर का मतलब क्लाइंट। क्या क्लाइंट दिख रहा है? हां, यानी फर्स्ट होगा सही जवाब। अब किसने किसने गलत लगाया पहले तो मैं ये देख लेता हूं। ओ ओके, कुछ सर्वर भी बता रहे थे। कुछ के मन में आ रहा होगा यार बोथ लग रहा है, बोथ तो बड़ा ही अच्छा होता है, बोथ लगा दो, है ना। ऐसा तो नहीं आया मन में? समझ में आया रीजन? कुकीज सेव कहां पर होती हैं? ब्राउजर में। और एग्जामिनर कितना तेज है, उसे पता है कि सबने ब्राउजर पढ़ा है ना। अगर कोई पढ़ाएगा तो ब्राउजर ही पढ़ाएगा, ये नहीं पढ़ाएगा कि ब्राउजर को क्लाइंट बोलते हैं। पता है मुझे, है ना। तुम यही पूछोगे तो ब्राउजर भी आएगा और क्लाइंट भी आ सकता है, इसलिए अलर्ट रहो। तो कुकीज आर सेव्ड इन क्लाइंट साइड। ऐसे ही होता है ना। एग्जामिनर परेशान करने के लिए बैठा हुआ है, उसे लग रहा है इतना पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा ही पूछ लो जो पढ़ा हुआ ना हो, है ना। तभी तो फिर कट ऑफ इतनी कम जाती है, फिर उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसका मकसद एक ही है कि जितने ज्यादा हो सके उतने फेल करो। वो पास करने के लिए बैठा ही नहीं है वहां पे, वो फेल करने के लिए बैठा है। लेकिन तुम्हें ही पास होना है ना। तो वो फेल करने के लिए बैठा हो, तुम्हें पास होके दिखाना है। यही तो वो है गैप, है ना। इसी गैप को तो फिल करना है। तो यहां पर दो चीजें काम करेंगी, एक तो कॉमन सेंस, है ना। इतना पढ़ते हैं सब आपको याद रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ने पर क्या कॉमन सेंस डेवलप होता है? यस, है ना। जैसे कि अब कंप्यूटर आप एग्जाम में देंगे, तो जब आप जा रहे होंगे या एक दो दिन पहले आपको लग रहा होगा यार इतना पढ़ा, पता नहीं हम स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है। एक दो दिन पहले आपके मैसेजेस यही आते हैं कि सर पढ़ तो बहुत लिया, याद नहीं रह रहा है सर, क्या करें, है ना। मुझे पता है, लेकिन वहां पर जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे ना, तो आपको चीजें रिकॉल रहेंगी। अब आप अगर तुक्का भी लगाएंगे ना, सोचो अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप गेस भी करेंगे, तो आपको वहां पर इतना रिकॉल होगा कि कुकीज ब्राउजर में ही सेव होती हैं और ब्राउजर को क्लाइंट ही बोलते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये क्या गैस है आपका? नहीं, ये आपने पढ़ लिया है, तो आप कहेंगे सर हमने जितने क्वेश्चन किए वो सब सही हो गए। कैसे? ऐसे। यस। तो देयर इज नो एनी ऑल्टरनेट ऑफ स्टडी, देयर इज नो एनी ऑल्टरनेट ऑफ रिवीजन। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सब चीजें बैठ रही हैं, है ना। जो भी हम सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता ही रहता है। तो गैस नाम की कोई चीज नहीं होती। जितना पढ़ेंगे उतना एक्यूरेसी के साथ में आंसर करेंगे और उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, कुकीज आर सेंड बाई, कुकीज कौन सेंड करता है? बिना हमारी परमिशन के, ना हम पर कोई हक, सेंड कर देगा सीधे। कौन? सर्वर। यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज, कह रहा है जो इंटरनेट का डेटा है वो किस में बटा हुआ है? फिक्स्ड लेंथ पैकेट में,
वेरिएबल लेंथ पैकेट में, नॉट इन पैकेट, 64 बाइट पैकेट्स, या नन ऑफ दीज? सोचो। इंटरनेट पर जो भी डेटा ट्रेवल करता है वो किस फॉर्म में करता है? पैकेट्स के फॉर्मेट में। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो भी हम इंटरनेट पर भेजते हैं वो सुरक्षित होता है, और सुरक्षित वो तभी होगा जब वो पैकेट के अंदर होगा। क्या पैकेट की लेंथ फिक्स है या वेरिएबल है? द करेक्ट आंसर इज वेरिएबल। क्या डेटा कुछ छोटा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है? आप किसी को मेल भी कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। क्या ये सब इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है? यस। किसी को हाई लिखकर भेज रहे हैं, किसी को पूरी पूरी वीडियो दे रहे हैं, किसी को पूरी पूरी फाइल्स दे रहे हैं, तो क्या सबका साइज एक ही है या अलग अलग है? तो आप कहेंगे सर अलग अलग साइज है, कुछ छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब है तो सब पैकेट, लेकिन सबकी लेंथ क्या है? वेरिएबल। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। आई होप कि आप इनके एमसीक्यूज को कर पा रहे हैं। आई होप कि जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक।